अरे यार मैं एग्जैक्टली अपने मम्मी पापा जैसा क्यों नहीं दिखता, मुझे ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। अरे चीकू, ये तो बहुत ही सिंपल है, तुम मन्नू भैया से पूछ लो, वो अच्छे से समझा देंगे। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इस सवाल का भी हमें जवाब मिलेगा कि एग्जैक्टली हम अपने पेरेंट्स जैसे क्यों नहीं दिखते हैं, जबकि उन्होंने ही तो हमें पैदा करा है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। देखो, रिप्रोडक्शन सिंपली एक ऐसा प्रोसीजर है या फिर एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होते हैं जो कि सिमिलर टू अपने पेरेंट्स दिखते हैं, लगभग सिमिलर होते हैं, और रिप्रोडक्शन की वजह से ही अर्थ पर लाइफ कंटिन्यू हो पाती है। अब जैसे ये पेरेंट्स हैं, इनका एक ये बच्चा हुआ, अब ये जो बच्चा है बड़ा होकर शायद ये भी शादी कर लेगा, फिर इसके भी बेबी हो जाएंगे, और इसी तरीके से ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू रहेगा और बच्चे पैदा होते रहेंगे और अर्थ पर लाइफ कंटिन्यू रहेगी। लेकिन जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि एग्जैक्टली इस बच्चे के पास ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है कि इसको अपने मम्मी पापा जैसा दिखना है। अब कई बार आपने मजाक में लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि हमारे पूर्वज तो बंदर थे, तो ये बच्चा बंदर जैसा क्यों नहीं दिख रहा, इसकी पूंछ कहाँ है, इसके कान बंदरों जैसे क्यों नहीं है, ये एग्जैक्टली अपने मम्मी पापा से ही क्यों मिलता जुलता दिख रहा है। सो दिस इज़ बिकॉज जेनेटिक और हेरिडिटरी मटेरियल। अब ये जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है या हेरिडिटरी मटेरियल है, ये कहाँ पर स्टोर होता है? ये स्टोर होता है सेल के अंदर, न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस के अंदर एक एसिड होता है जिसे हम लोग बोलते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसके अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है। देखो, सेल है, उसके अंदर क्रोमोसोम है, उसके अंदर है डीएनए। डीएनए कुछ इस तरीके का दिखता है। लेकिन अब फिर दोबारा से वही सवाल कि एग्जैक्टली हम लोग अपने पेरेंट्स की तरह क्यों नहीं दिखते। अरे यार मोटूलाल, ये मेरे चैप्टर के कुछ नोट्स इनकम्प्लीट हैं, मुझे ये नोट्स कंप्लीट करने हैं, क्या तुम मेरी हेल्प कर दोगे? हाँ दोस्त, ये लो मेरे नोट्स और कंप्लीट कर लो अपने चैप्टर के नोट्स। अरे वाह, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल हो जाएगा सबके लिए समझने के लिए। देखो, अभी मोटूलाल ने चीकू को अपने नोट्स दिए हैं लिखने के लिए। अब जब चीकू मोटूलाल के नोट्स देखकर लिखेगा तो ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देगा, शायद से कुछ वर्ड्स एक्स्ट्रा लिख दे या कोई वर्ड मिस कर दे, और प्लस इसकी हैंडराइटिंग भी डिफरेंट होगी कंपेयर टू मोटूलाल के नोट्स से। तो अब यहाँ पर ऐसा ही हो रहा होता है, जब डीएनए रेप्लिकेट हो रहा होता है तो वो एग्जैक्टली वैसा का वैसा रेप्लिकेट नहीं हो पाता, कुछ ना कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं, मतलब कॉपी एग्जैक्टली वैसा नहीं हो पाता। तो ये जो कॉपी एग्जैक्टली नहीं हो पाता, तो इसकी वजह से क्या क्रिएट होती है? एक वेरिएशन, एक डिफरेंट टाइप की चीज़ क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पर ये जो न्यू सेल्स होते हैं वेरिएशन वाले, ये सिमिलर तो होते हैं पेरेंट्स के सेल के, लेकिन आइडेंटिकल नहीं होते, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे के वैसे नहीं होते। जैसे नोट्स तो लिख रहा था चीकू मोटूलाल की नोटबुक से, सेम टू सेम वही नोट्स लिख रहा था, लेकिन उनमें थोड़ा बहुत चीकू के नोट्स में डिफरेंस होगा कंपेयर टू मोटूलाल के नोट्स। तो ये यहाँ पर भी यही चीज़ हमें बताई गई है। तो ये जो वेरिएशन होती है ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होती है फॉर द सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल। कोई भी इंडिविजुअल है, उसके सर्वाइवल के लिए वेरिएशन बहुत ज़रूरी है। स्पीशीज़ क्या होती हैं? हम लोगों की जो स्पीशीज़ हैं वो सर्वाइव ही इस वजह से कर पाई हैं, वेरिएशन की वजह से, इवोल्यूशन की वजह से। अच्छा, इसे डिटेल में समझते हैं कि वेरिएशन कैसे यूज़फुल है। देखो, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो साउथ अफ्रीका से आए हैं, तो वहाँ पर क्या था कि जो ब्लैक स्किन वाले लोग हुआ करते थे, जिनकी स्किन का कलर ब्लैक होता था, उन लोगों को स्किन कैंसर कम होता था, और जिन लोगों की स्किन का कलर वाइट होता था उन लोगों की डेथ जल्दी हो जाती थी, उन्हें स्किन कैंसर हो जाता था। तो यहाँ पर एक वेरिएशन से फ़ायदा हुआ हम लोगों के सर्वाइवल में, जो ब्लैक लोग थे उनके सर्वाइवल में कंपेयर टू वाइट पीपल। तो यहाँ पर वेरिएशन के लिए एक हमें बैक्टीरिया का भी एग्जाम्पल दिया है। तो ये एक बैक्टीरिया है। अब ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो गई। अब ये जो बैक्टीरिया है, ये जो वायरस टाइप चीज़ दिख रही है हमें, अब ये जो वायरस है, मान लो ये सरवाइव करता था 50 डिग्री सेल्सियस पे, वेरिएशन की वजह से एक चेंज आ गया जिसकी वजह से ये सरवाइव कर पा रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो अब यहाँ पर वेरिएशन से क्या होता है कि कुछ चेंजेस आ जाते हैं हमारे अंदर। लेकिन वेरिएशन यूज़फुल कैसे है? देखो, वेरिएशन यूज़फुल ऐसे है कि हम लोग सेम टू सेम सब एक जैसे नहीं दिखते ड्यू टू वेरिएशन। एक तो इंक्रीज भी हो जाता है चांस ऑफ सर्वाइवल, आप इंक्रीज़ कर पाते हो अपना चांस ऑफ सर्वाइवल। जैसे ये बैक्टीरिया था, अब इसका मान लो 50 डिग्री सेल्सियस तक ये जिंदा रह पाता था, लेकिन वेरिएशन क्रिएट होने की वजह से
ये कितने डिग्री सेल्सियस तक जिंदा रह पाया? 100 डिग्री सेल्सियस तक। तो अब ये और ज़्यादा गर्मी में जिंदा रह सकता है। तो यहाँ पर इसका चांस ऑफ सर्वाइवल क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है टूवर्ड्स द डिसीज़। प्रोवाइड करता है हमें बेस्ट ट्रेड्स हमारे ऑर्गेनिज्म के, जैसे हमारे पेरेंट्स की जो बेस्ट क्वालिटी होगी वो वाली क्वालिटीज़ हम लेंगे, तो वेरिएशन से ये भी चीज़ हो जाती है। इट ब्रिंग्स चेंज इन जीन पूल विच इज़ बेनिफिशियल फॉर द मेंबर्स ऑफ द स्पीशीज़ फॉर सर्वाइवल। जो हमारा जेनेटिक पूल होता है उसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस आते रहते हैं जिसकी वजह से हम बेटरली सर्वाइव कर पाते हैं। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन को। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अब ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यहाँ पर सिर्फ एक ही सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और यहाँ पर एक सिंगल इंडिविजुअल ही एक न्यू इंडिविजुअल को बर्थ देता है। गैमेट्स यहाँ पर फॉर्म नहीं होते। न्यू इंडिविजुअल जो होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट्स के, मतलब सेम टू सेम अपने पेरेंट्स जैसे दिखते हैं। इट इज़ एक्सट्रीमली यूजफुल एज मीन ऑफ रैपिड मल्टीप्लिकेशन। अगर जल्दी जल्दी आपको रिप्रोडक्शन करवाना है, जल्दी जल्दी आबादी बढ़ानी है, तो ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल मेथड होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। लेकिन इसे अडॉप्ट कौन करते हैं? लोअर ऑर्गेनिज्म, मतलब कि जिनका बॉडी साइज़ वगैरह लोअर होता है, कम होता है, वही वाले ऑर्गेनिज्म ज़्यादातर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। नहीं तो आप लोग, मतलब ज़्यादातर जो छोटे साइज़ के ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पर 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। एक पेरेंट होता है मेल और एक पेरेंट होता है फीमेल, और ये बर्थ देते हैं एक न्यू इंडिविजुअल को। गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। ये गैमेट्स क्या होते हैं अभी पता चलेगा हमें। जो न्यू इंडिविजुअल होता है ये जेनेटिकली सिमिलर तो होता है अपने पेरेंट्स के, लेकिन आइडेंटिकल नहीं होता। आइडेंटिकल मतलब कि बिल्कुल फोटोकॉपी वाला सीन नहीं है, थोड़ा थोड़ा सिमिलर है। जैसा हमने अभी नोट्स में देखा था ना कि मोटू लाल ने नोट्स तो लिखे थे, अब वो नोट्स तो मोटू लाल के नोट्स से चीकू के जो नोट्स थे वो एक तरीके से सिमिलर देखने को मिलेंगे, लेकिन क्या हम बोल सकते हैं कि सेम टू सेम मोटू लाल जैसे हैं? नहीं, थोड़ा बहुत हैंडराइटिंग का डिफरेंस होगा, कुछ वर्ड्स उसने मिस कर दिए होंगे या कुछ वर्ड्स एक्स्ट्रा लिख दिए होंगे। तो यहाँ पर यही चीज़ हमें बताई गई है। न्यू इंडिविजुअल जो होते हैं वो जेनेटिकली सिमिलर तो होते हैं लेकिन आइडेंटिकल नहीं होते, सेम टू सेम पेरेंट्स की फोटोकॉपी नहीं होती। इट इज़ यूजफुल टू जनरेट मोर वेरिएशन इन स्पीशीज़। देखो, इस वाले रिप्रोडक्शन के मेथड से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड से वेरिएशंस ज़्यादा क्रिएट होती है, और इससे जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका बॉडी साइज़ बड़ा होता है और जो मतलब कि ज़्यादा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो गए, ये लोग ज़्यादातर इस वाले मेथड के थ्रू ही रिप्रोड्यूस करते हैं। अब बात करते हैं मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अलग अलग तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, देख लेते हैं उन्हें। जो सबसे पहला मेथड होता है वो होता है फिजन। फिजन के अंदर क्या होता है? एक पेरेंट सेल होता है जो कि डिवाइड होता है इनटू 2 डॉटर सेल्स। देखो, यहाँ पर अमीबा है जो कि बाइनरी फिजन कर रहा है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक पेरेंट सेल था, यहाँ पर अब इसके 2 अलग अलग पार्ट्स डिवाइड हो गए। तो ये क्या हो गया? 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया, तो 2 न्यू अमीबा फॉर्म हो गए, और इसे ही हम लोग बोलते हैं बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल है अमीबा, इसको याद रखना। फिर है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन्स के अंदर क्या होता है? ये जो आपको एक सैक जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे सेल्स कलेक्ट होते रहते हैं, और फाइनली ये जो सैक जैसा स्ट्रक्चर है, मतलब ये आपको पूरा कवर्ड दिख रहा है, ये पूरा, ये क्या होता है? फट जाता है, खुल जाता है, रप्चर हो जाता है। तो इसके फटने के बाद बहुत सारे ये सेल्स रिलीज हो जाते हैं। तो ये प्लाज्मोडियम के अंदर होता है, ठीक है, जनरली, और यहाँ पर बहुत सारे सेल्स फॉर्म होते हैं। तो ये मल्टीपल फिजन का मेथड है और ये बाइनरी फिजन का मेथड है। इसके बाद आता है फ्रेगमेंटेशन। देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है, मतलब मुझे तो सबसे कूल मेथड लगता है ये। तो ये जो स्पायरोजायरा है, स्पायरोजायरा इसके थ्रू अपना रिप्रोडक्शन करता है। क्या करता है स्पायरोजायरा? अब इसका मन कर गया मान लो अपने बच्चे पैदा करने का, तो बीच से अपने आप को ब्रेक डाउन करेगा और 2 पार्ट्स हो जाएंगे, और 2 इसके बेबी बॉर्न हो गए। मतलब ऐसे समझ लो कि हमारी, जैसे मेरी ये आम है, सो आम को मैंने तोड़ा, फेंक दिया, और एक और नया ह्यूमन बीइंग प्रोड्यूस हो गया मेरे जैसा। तो कितना मस्त है, कितना कूल है। फ्रेगमेंटेशन का मेथड है ये। तो एक न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्म होता है। द न्यू ऑर्गेनिज्म ब्रेक अप इनटू स्मॉलर पीसेस अपॉन मैच्योरेशन। जब ये मैच्योर हो जाता है तो ऑर्गेनिज्म ब्रेकअप हो जाता है, टूट जाता है कुछ छोटे छोटे पीसेस में, और हर एक पीस डेवलप होता है इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। तो यही स्पायरोजायरा करता है इस तरीके से हमारा रिप्रोड्यूस।
फिर है रीजनरेशन। रीजनरेशन जनरली प्लेनेरिया के अंदर देखने को मिलता है हमें, काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से होता है रीजनरेशन। तो ये जो प्लेनेरिया वाला ऑर्गेनिजम्स है इसको आप कट कर दो इनटू 3 पीसेस, तो इससे अब आपने जैसे हेड है तो अब ये हेड से ही अपना नीचे पूरा एक नया पार्ट बना लेगा। जो बीच वाला पार्ट है इसी से पूरा हेड बना लेगा और नीचे टेल बना लेगा। जो टेल है इससे पूरा ऊपर की बॉडी का पार्ट बना लेगा। तो एक ऑर्गेनिज्म को आपने कट करा तो उससे 3 न्यू ऑर्गेनिजम्स मिल रहे हैं। तो ये प्लेनेरिया का काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से रीजनरेशन होता है। फिर है बडिंग। बडिंग के अंदर क्या होता है, एक बर्ड फॉर्म होता है जो कि डेवलप हो जाता है इनटू अ टाइनी इंडिविजुअल, देखो विच डेवलप्स इनटू अ टाइनी इंडिविजुअल। और फाइनली जब ये थोड़ा ग्रो हो जाता है बर्ड तो ये डी अटैच हो जाता है फ्रॉम पेरेंट बॉडी मैच्योर होने के बाद और एक नए इंडिविजुअल के अंदर डेवलप हो जाता है। ये देखो हाइड्रा के अंदर होता है। ये कैसे हो रहा है एक बार समझते हैं। तो ये हाइड्रा है, इससे एक बर्ड ग्रो हो रही है। ये बर्ड ग्रो हुआ, बर्ड ग्रो हुआ। अब ये बर्ड जो है ये बहुत बड़ा हो गया। अब ये बड़ा होने के बाद यहाँ से टूट जाएगा, नीचे गिर जाएगा और एक नया हाइड्रा फॉर्म हो जाएगा। तो बडिंग भी काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीका है। और हमने देखा रीजनरेशन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीका है कि हमने एक ऑर्गेनिज्म को लिया, उसको काट दिया और उसने अपने बहुत सारे और ऑर्गेनिजम्स अपने जैसे दिखने वाले बना लिए। अच्छा, फ्रेगमेंटेशन के अंदर क्या था कि एक ऑर्गेनिज्म जो कि मैच्योर हो गया, जैसे कि स्पायरोजायरा जो था वो मैच्योर हो गया, तो मैच्योर होने के बाद उसने अपने आप को अलग अलग पीसीज के अंदर तोड़ा और जो उसके पीसीज थे उससे और नए ऑर्गेनिजम्स बन गए। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीका था। अब हम देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्या आप जानते हो कि आलू कैसे ग्रो करते हैं? क्या किसी ने आलू का सीड देखा है? बिल्कुल, किसी ने आलू का बीज देखा ही नहीं होगा क्योंकि होता ही नहीं। आलू तो खुद से ही ग्रो करता है। कैसे? आप एक पोटैटो को ले लेना, कट कर देना और अर्थ के अंदर सो कर देना। कुछ टाइम बाद देखोगे तो वो आलू पूरा दोबारा से ग्रो हो जाएगा और उसके साथ और भी नए आलू आपको देखने को मिल जाएंगे। तो पोटैटो कैसे ग्रो होता है? पोटैटो ग्रो करता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू। तो इन मैनी प्लांट्स न्यू प्लांट्स डेवलप फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स सच एज पोटैटो। तो यहाँ पर रूट्स के थ्रू कौन कौन से हमारे प्लांट्स करते हैं, यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है मैंने। स्टेम के थ्रू कौन से प्लांट्स करते हैं? पोटैटो हो गया, जिंजर हो गए, ये सब स्टेम से ग्रो करते हैं। तो आपने जैसे जिंजर लिया, अदरक लिया, उसको काट कर सो कर दिया मिट्टी के अंदर, तो अगर आप कुछ टाइम बाद देखोगे जब वो अदरक उग जाएगी तो आपको पूरा का पूरा एक नया अदरक का पीस देखने को मिलेगा। इतना सा अदरक सो करने से इतना बड़ा पीस नया का नया मिल जाएगा। वाह, ये तो सबसे बेस्ट स्कीम है। अच्छा, यहाँ पर ब्रायोफाइलम की लीफ भी दिखाई है कि किस तरीके से इसके ऊपर बर्ड्स ग्रो कर रहे हैं। ये देखो, ये छोटे छोटे बर्ड्स जो हैं ग्रो कर रहे हैं। तो ये बाय लीव्स के थ्रू भी होता है ये मेथड, बाय स्टेम के थ्रू भी होता है और बाय रूट्स के थ्रू भी होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मेथड। फिर आता है आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सबसे पहला मेथड है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग के अंदर एग्जांपल है मैंगो। कैसे मैंगो की ग्राफ्टिंग करते हैं हम लोग? तो यहाँ पर हमने 2 वैरायटी ले ली। अब ये है नीचे स्टॉक, एक अलग लकड़ी, इसको हमने काट दिया इसके ऊपर से पेड़ को, और ये अलग से हम लोग ऊपर से एक पेड़ को काट के लेकर आए हैं। इन दोनों को हमने ज्वाइन करा और बढ़िया से क्लॉथ लगा दिया। कुछ समय बाद देखेंगे कि हमारा ये जो पेड़ है ये ग्रो हो गया और यहीं पर हमने कर ली ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग और यूनिक मेथड है। फिर आता है कटिंग, और इस मेथड के थ्रू ही रोज़ को ग्रो करा जाता है। क्या करा हमने? प्लांट का एक पार्ट को कट कर लिया। कट करने के बाद इस वाले पार्ट को जिसको हमने कट करा था इसको एक नए पौधे के अंदर उगा दिया, लगा दिया। तो यहाँ पर ये नए पौधे के अंदर जब हमने इसे लगाया तो अब ये ग्रो होने लगेगा। जनरली क्या होता है कि हमें सीड सो करना पड़ता है, बीज डालते हैं हम लोग, फिर बीज से पूरा एक नया प्लांट ग्रो होता है। लेकिन कटिंग में क्या होता है, डायरेक्टली हमने कट करा इसको, देखो ब्रांच को, और यहाँ पर हमने पुट कर दिया एक नए प्लांट के अंदर और एक नया हमें प्लांट देखने को मिल गया। फिर आता है लेयरिंग। लेयरिंग के अंदर एग्जाम्पल है हमारा जैस्मिन। जैस्मिन कैसे ग्रो करता है? देखो यहाँ पर हमारा जैस्मिन का फ्लावर था, इससे एक पैग निकला, एक पैग निकला, तो इसको हमने क्या करा, थोड़ा सा ज़मीन के अंदर दबा दिया। जब ज़मीन के अंदर हमने दबाया तो यहीं से एक नया प्लांट जो था वो फॉर्म हो गया। तो इसी मेथड को हम लोग बोलते हैं लेयरिंग। एग्जाम्पल क्या है इसका? जैस्मिन। देखो यहाँ पर हम लाइव देख सकते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकली देखकर जल्दी आप लोग समझ पा रहे होंगे। फिर आता है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर के अंदर क्या होता है? न्यू प्लांट्स ग्रो करे जाते हैं बाय यूजिंग ग्रोइंग टिप ऑफ अ प्लांट। एक प्लांट की ग्रोइंग टिप को यूज़ करके न्यू प्लांट्स को उगाया जाता है। अच्छा, ये कैसे होता है? देखो, ये जो न्यू ग्रोइंग सेल्स होते हैं इनको एक कल्चर मीडियम में रखा जाता है।
मतलब एक ऐसी जगह पर रखा जाता है जहाँ पर ये सेफली रह सकें, ख़राब ना हो। तो ये हमने क्या करा है, इसको डेवलप करा है एक न्यू टाइप के प्लांट को। लेकिन सर न्यू टाइप के प्लांट को क्यों डेवलप करने की ज़रूरत पड़ी? सीड्स का भी तो यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ये कल्चर करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखो सिंपल सी बात है, टिश्यू कल्चर के जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, जैसे हमारा बनाना हो गया, रोज़ हो गया, जैस्मिन हो गया, ये सारे जो भी प्लांट्स आप नाम सुन रहे हो इन सारे प्लांट्स का, ये सारे प्लांट्स के सीड नहीं होते। बनाना के कभी भी सीड आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसको ग्रो कैसे करते हैं हम लोग? टिश्यू कल्चर के मेथड के थ्रू। हम लोग क्या करते हैं, एक नया प्लांट ग्रो करते हैं, छोटा सा ऐसे टिप जैसी, इस टिप को ऐसे कलेक्ट कर लेते हैं और फिर जिस भी जगह हमें मान लो नया प्लांट उगाना होता है वहाँ पर इसको जाकर सो कर देते हैं, इसको वहाँ पर जाकर लगा देते हैं। न्यू प्लांट्स जो होते हैं वो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं टू द पेरेंट्स टिश्यू कल्चर में। और क्या चीज़ होती है इनकी, और हम लोगों को देखने को मिलता है कि यहाँ पर हमारा जो फ्रूट होता है वो सीडलेस ही ग्रो करता है। अब बनाना जो है इस मेथड के थ्रू जो ग्रो करेगा वो सीडलेस ही होगा। ऑब्वियस सी बात है, बनाना में तो सीड होते ही नहीं है। तो टिश्यू कल्चर का भी अब आपको मेथड पता चला होगा। फिर आता है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर क्या होते हैं? छोटे छोटे ऐसे, आपको देखो ये दिख रहे हैं आपको, छोटे छोटे पीसीस, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि कवर्ड होते हैं बाय थिक वॉल्स। आसपास की चीज़ों से ये कवर्ड होते हैं। जैसे ही हवा वगैरह आती है या कोई नया ऑर्गेनिज्म इनके ऊपर आके बैठ गया, जैसे मक्खी वगैरह आकर बैठ गई इसके ऊपर, तो यहाँ पर क्या करते हैं, स्पोर्स को ले जाते हैं, ट्रांसपोर्ट कर देते हैं न्यू ऑर्गेनिज्म, या हवा से उड़ जाते हैं ये छोटे छोटे पीसेस, और फाइनली जहाँ पर भी ये जाते हैं वहाँ पर ये जर्मिनेट होते हैं और एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाता है। अब ये एग्जाम्पल क्या है इसका? राइजोपस इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो कि स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू ग्रो करते हैं। तो आई होप आपको क्लियर होगा जो अभी तक हमने पढ़ा। सबसे पहले हमने प्लांट्स के अंदर क्या देखा? वेजिटेटिव प्रोपगेशन को देखा, पोटैटो जिसका एक एग्जांपल था, आर्टिफिशियल मेथड देखा, ग्राफ्टिंग, कटिंग, लेयरिंग। उसके बाद हमने टिश्यू कल्चर देखा जहाँ पर क्या करा गया है, एक छोटे से नए प्लांट को लिया गया और उसी छोटे से प्लांट से और बड़ा सा प्लांट उगाया गया है। अब ये ऐसा मेथड क्यों करने की ज़रूरत पड़ी है? क्योंकि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके सीड नहीं होते, जैसे बनाना, रोज़, जैस्मिन। तो इनसे हम लोग छोटे से प्लांट्स लेते हैं और फिर इन्हें ग्रो करते रहते हैं टिश्यू कल्चर के थ्रू। थोड़ा सा साइंटिफिक मेथड है, आगे बड़ी क्लास में डिटेल में समझोगे। बस इतना ही समझ लो आप कि न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाय यूजिंग टिप ऑफ अ प्लांट। नेक्स्ट, स्पोर फॉर्मेशन भी आपको क्लियर होगा। अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब मेल और फीमेल गैमेट्स मिलते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन आखिरकार ये जो मेल और फीमेल गैमेट हैं ये है क्या चीज़, और ये गैमेट्स होते क्या हैं? देखो, जो हमारे रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं, जैसे कि मेल्स के अंदर रिप्रोडक्टिव सेल मान लो स्पर्म को, फीमेल्स के अंदर ओवम, तो इन्हें ही हम लोग बोलते हैं मेल एंड फीमेल गैमेट। तो मेल का गैमेट क्या हो गया? स्पर्म। फीमेल का गैमेट्स क्या हो गए? ओवम। अब यहाँ पर क्या प्रोसेस हो रहा होता है कि ये जो स्पर्म्स हैं ये एंटर करते हैं ओवम के अंदर। जब ये ओवम के अंदर एंटर करते हैं तो वहीं से पूरा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स जब होता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन। जब भी गैमेट्स एक दूसरे से मिलते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन बोल देते हैं। इसी की वजह से वेरिएशन भी क्रिएट होती है। तो आई होप अब आपको क्लियर होगा। और फाइनली जब ये फर्टिलाइज हो जाता है पूरा ओवम, तो फिर वहाँ से बेबी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, बेबी बच्चा पैदा होना शुरू हो जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। फ्लावर्स जो होते हैं वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं किसी भी प्लांट्स के। टिपिकली जो फ्लावर्स होते हैं वो कंसिस्ट करते हैं 4 पार्ट्स को, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन एंड पिस्टल। एक एक करके हम लोग डिटेल में इन्हें समझने वाले हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ फ्लावर्स देखते हैं। तो कुछ होते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर, ये वो वाले फ्लावर होते हैं जिनके पास मेल पार्ट भी होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी होते हैं, मतलब कि ये खुद से ही पूरा रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कर सकते हैं। अच्छा, मेल वाला पार्ट कौन सा होता है? स्टेमन वाला जो पार्ट है ये मेल वाला पार्ट होता है। अब जो स्टेमन होता है इसके अंदर ये फिलामेंट है, ये जो आपको पाइप जैसी चीज़ दिख रही है, ये जो ऊपर आपको येलो कलर की चीज़ दिख रही है इसे बोलते हैं हम लोग एंथर। एंथर के अंदर क्या फिल हो रखे होते हैं? पोलेंस। अब पोलेंस की वजह से ही बेबी प्रोड्यूस होता है। अच्छा, फीमेल वाला पार्ट कौन सा होता है? पिस्टल। पिस्टल के अंदर क्या होता है? स्टिग्मा, ये जो ऊपर आपको दिख रहा है। फिर स्टाइल, एक ट्यूब, और ये ट्यूब किससे कनेक्टेड होती है? ओवरी से। यहाँ पर जब ये पोलन एंटर करता है, एंथर से जब निकलता है पोलन, तो वो यहाँ से घूमकर यहाँ पर ओवरी के अंदर जाता है, तो यहीं पर हमारा न्यू क्या चीज़ फॉर्म हो जाता है? न्यू फ्रूट
फॉर्म हो जाता है ओवरी के बाहर और अंदर क्या फॉर्म हो जाता है, सीड। तो आई होप अब आपको क्लियर होगा बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के बारे में। अब पढ़ते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर के बारे में। अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर ये वो वाले होते हैं, यूनि का मतलब होता है 1, बाय का मतलब होता है 2। तो ये वो वाले फ्लावर्स थे जिनके पास दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स थे। यूनि का मतलब 1, तो इसके पास कितने रिप्रोडक्टिव पार्ट होंगे, सिर्फ एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, या तो मेल वाला या फिर फीमेल वाला। अब मेल वाला पार्ट मैंने आपको बताया कि स्टेमिन होता है, स्टेमिन में क्या होता है, फिलामेंट होता है, और एंथर होते हैं, एंथर के अंदर होते हैं पोलन सैक, ये पोलन्स होते हैं। दूसरा फीमेल वाला पार्ट कौन सा होता है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्टिग्मा, हमने देखा था यहाँ पर क्या था, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये फीमेल वाला पार्ट होता है। तो ये बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं पिस्टल। तो यहाँ पर मैंने आपको ये पूरा डायग्राम दे रखा है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो देखो ये कुछ स्ट्रक्चर है फ्लावर का, और हम लोग देखते हैं कि कैसे सीड फॉर्म होता है, कैसे रिप्रोडक्शन होता है। एक बार हम डायग्राम के थ्रू ही समझ लेते हैं, फिर आप ये रिटन वाला जो टेक्स्ट है इसको भी गो थ्रू कर सकते हो, लेकिन डायग्राम के थ्रू जल्दी आसानी से समझ में आएगा। तो देखो यहाँ पर जो हमारा फिलामेंट था, और यहाँ पर ऊपर क्या था, एंथर। एंथर के अंदर क्या चीज़ फिल थी, मैंने आपको बताया, पोलन। अब ये उड़कर हवा के कारण, या मान लो कोई मक्खी यहाँ पर आके बैठ गई, मधुमक्खी टाइप, और फिर वो यहाँ पर आके बैठ गई स्टिग्मा में। तो जैसे ही वो स्टिग्मा में बैठी तो ये जो एंथर था, एंथर यहाँ पर आकर चिपक जाएगा, और जो इसके पोलन्स है वो यहाँ से इस पाइप से, जो स्टाइल वाली पाइप है, इससे ट्रांसफ़र होकर ओवरी में चले जाएंगे। जब ये ओवरी में एंटर करेंगे तो ओवरी के अंदर सीड फॉर्मेशन होगा, और बाहर क्या बनने लग जाएगा, फ्रूट बनने लग जाएगा। कुछ समय के अंदर हमें एक नया फ्रूट और सीड देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से कुछ वर्क करता है हमारा पूरा रिप्रोडक्शन का पार्ट। लेकिन सर क्या होगा अगर अलग अलग होगा, यूनिसेक्सुअल वाले में क्या होगा? देखो यूनिसेक्सुअल वाले में क्या होता है, जैसे यहाँ पर दोनों पार्ट्स थे इसके पास, बाइसेक्सुअल में मेल वाला भी फीमेल वाला भी। अब यूनिसेक्सुअल में क्या होता है कि ये जो मेल वाला है वो एक अलग फ्लावर के पास होगा और फीमेल वाला पार्ट अलग फ्लावर के पास। अब जो मेल वाले ये पोलेंस है, या तो हवा के कारण उड़कर पहुँचेंगे इस तक, स्टिग्मा तक, या फिर ये पहुँचेंगे किसी एनिमल के कारण। जैसे मधुमक्खी पहले तो बैठी एक मेल वाले पार्ट पे प्लांट के, फिर यहाँ से उसके पैर पर मान लो चिपक गए पोलेंस, और फिर वो पहुँच गई दूसरे फीमेल वाले पार्ट पे। जब वो फीमेल वाले पार्ट पे पहुँचेगी तो ये पोलन ग्रेन्स यहाँ पर उसने चिपका दी। अब ये पोलन ग्रेन्स है, ये कहाँ से मूव करेंगे? स्टिग्मा से मूव करेंगे। स्टिग्मा से मूव करते करते कहाँ पर एंटर करेंगे? ओवरी के अंदर एंटर करेंगे, और यहीं पर हमारा जो जर्मिनेशन का प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर हमने देख लिया, पूरा अच्छे से समझ लिया कैसे पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र होते हैं, पोलन ग्रेन्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। और फाइनली जब ये पूरा प्रोसेस हो जाता है, जब ये दोनों मिल जाते हैं ओवरी के अंदर, तो इस वाले प्रोसेस को भी हम लोग क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जायोट का फॉर्मेशन होता है इनसाइड द ओवरी, और जायोट डिवाइड हो जाता है इनटू फॉर्म एम्ब्रियो। ओव्यूल डेवलप करता है बाहर एक थिक कोट, जो कि सीड के अंदर ग्रेजुअली चेंज हो जाता है। तो इस चीज़ को आपको याद करना है कि जो जायोट है उसका फॉर्मेशन होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जायोट किस में बदल जाता है? एम्ब्रियो में। और जो ओव्यूल है वो डेवलप हो जाता है थिक कोट के अंदर, और बाहर चेंजेस इनटू सीड, ग्रेजुअली धीरे धीरे करके सीड के अंदर बदल जाता है। फाइनली ओवरी से हमें देखने को मिलता है, ओवरी वाला जो पार्ट है यहाँ पर क्या बन जाता है? फ्रूट बन जाता है, और ये फ्रूट जो है ये फेल ऑफ हो जाता है, फ्लावर से गिर जाता है जब ये थोड़ा बड़ा हो जाता है। अच्छा, सीड जर्मिनेट कैसे हुए थे? जैसा मैंने आपको बताया कि हवा की वजह से, मॉइस्चर की वजह से, एनिमल्स की वजह से। यहाँ पर एक मक्खी बैठी थी, यहाँ पर एक मक्खी बैठी थी, इसने यहाँ पर क्या करा? एंथर से सीड्स को स्टिग्मा तक लेके। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब हम पढ़ने वाले हैं फीमेल, हम रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ने वाले हैं और सारी चीज़ों को अच्छे से समझने वाले हैं। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स सेक्सुअल मोड से रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कब हम लोग रिप्रोड्यूस कर सकते हैं? देखो, रिप्रोड्यूस करने के लिए भी हमें मैच्योर होना पड़ता है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक छोटा सा बेबी है दैट इज़ केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। जब तक वो बच्चा एक सर्टेन एज पे नहीं पहुंचेगा, सेक्सुअली मैच्योर नहीं होगा, तब तक वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। अच्छा, सेक्सुअली मैच्योर होने के लिए क्या होना पड़ता है? सबसे पहले तो जो फीमेल्स हैं उनकी बॉडी के अंदर कौन सा हमारा जो सेल्स होते हैं, आपको पता है दोज आर यूज्ड फॉर रिप्रोडक्शन, जो सेल्स रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ होते हैं वो जब बनना चालू हो जाते हैं तब हम लोग बोल सकते हैं कि एक फीमेल रिप्रोडक्शन के लिए रेडी है। कौन से सेल होते हैं? वो होते हैं ओवा। तो हम लोग बोलते हैं जर्म सेल्स, मतलब जर्मिनेशन के लिए जो सेल्स यूज़ होते हैं दोज आर कॉल्ड ओवा। और मेल्स के अंदर होते हैं स्पर्म।
स्पर्म बनना मेल्स के अंदर शुरू हो जाते हैं, तब हम लोग बोल सकते हैं कि ही कैन रिप्रोड्यूस। दिस पीरियड ऑफ सेक्चुअल मैच्योरेशन इज कॉल्ड एज प्यूबर्टी। इस वाले पीरियड को हम लोग बोलते हैं प्यूबर्टी। जब एक इंसान रिप्रोडक्शन के लिए केपेबल हो जाता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है, तो उस पीरियड को हम लोग प्यूबर्टी बोलते हैं। क्या क्या चेंजेस आते हैं हमारे अंदर प्यूबर्टी के अंदर? सबसे पहले तो कुछ कॉमन चेंजेस की बात करते हैं जो मेल और फीमेल में दोनों में आते हैं। सबसे पहले तो थिक हेयर ग्रोथ हो जाती है आर्मपिट्स में और जेनिटल एरिया में। जेनिटल एरिया कौन सा होता है? जहाँ पर आपका मतलब कि जहाँ से आप यूरिन पास करते हो, जहाँ से टॉयलेट करते हो, वो वाले एरियाज़, वहाँ पर आपने देखा होगा जेनिटल एरिया में हेयर्स आना शुरू हो जाते हैं। स्किन जो है वो ऑयली हो जाती है, जिसकी वजह से पिंपल्स भी बहुत लोगों को आने लगते हैं। अब आप अपनी क्लास की बात कर लो तो ऑल ऑफ यू मे बी इन द एज ऑफ प्यूबर्टी, तो आप देखोगे आपके ज़्यादातर फ्रेंड्स के फेस पर पिंपल आ रखे हैं, किसी किसी के फेस पर। गर्ल्स के अंदर क्या चेंजेस आते हैं? स्पेशली गर्ल्स का जो ब्रेस्ट का साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाता है। गर्ल्स मैंस्यूरेट करने लग जाते हैं। मैंस्यूरेट क्या होता है अभी हमें पता चलेगा। बॉयज़ जो होते हैं, बॉयज़ के जो फेस है उसके ऊपर क्या होने लग जाते हैं? हेयर ग्रोथ होने लग जाती है, और जो आवाज़ है वो भी भारी भारी सी हो जाती है। लड़का ऐसे बात करने लगा, हेलो हाँ, ऐसी आवाज़ हो जाती है लड़कों की। पहले ऐसे आई, तो अब हैवी हो गई वॉइस। ये क्या है? ये बताता है हमें कि प्यूबर्टी बच्चा हिट कर रहा है। अब बात करते हैं, इन सारे सिग्नल्स से हमें पता चल जाता है कि एक पर्सन सेक्सुअली मैच्योर हो गया है। नाउ ही कैन रिप्रोड्यूस। अब बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। आखिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं? सबसे पहली जो चीज़ है वो है टेस्टीज। अब यहाँ पर आप देख रहे हो, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं टेस्टीज। टेस्टीज किससे कवर होती हैं? स्क्रोटम से। और टेस्टीज जो हैं ये हमारी बॉडी के बाहर हैंग कर रही होती हैं। तो अ पेयर ऑफ टेस्टीज मतलब दो टेस्टीज होती है जो कि स्क्रोटम के अंदर लोकेटेड होती हैं, और ये हमारे आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी मतलब हमारी बॉडी के बाहर प्रेजेंट होती हैं। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? इस वजह से होता है ऐसा बिकॉज जो स्पर्म्स है उन्हें थोड़ा कम टेम्परेचर चाहिए होता है। अगर ये टेस्टीज हमारी बॉडी के अंदर होंगी तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर इतना हाई होता है कि स्पर्म्स अच्छे से प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे। लेकिन क्या ये चीज़ फीमेल्स के अंदर भी प्रेजेंट होती है? नहीं, ओनली मेल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं टेस्टीज। ठीक है, तो आई होप अब आपको समझ में आएगा कि टेस्टीज जो है वो बाहर क्यों होती है। अब टेस्टीज के अंदर क्या चीज़ बनती है? टेस्टीज के अंदर बनता है हमारा स्पर्म, जो कि हमारा मेल, आप बोल सकते हो मेल सेल फॉर रिप्रोडक्शन होता है। तो जर्म सेल बोल सकते हैं जिसको हम लोग रिप्रोडक्शन के लिए सेल यूज़ करते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सेल बोल सकते हैं, वो यहाँ से प्रोड्यूस होता है। तो टेस्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्टीज रिलीज करती हैं मेल सेक्स हार्मोन को भी, जिसे हम लोग टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। फंक्शन क्या होते हैं टेस्टीज के? टू रेगुलेट प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं इस चीज़ का ध्यान रखती हैं टेस्टीज, और चेंजेस लेकर आती हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी। तो जो प्यूबर्टी के अंदर आपके अंदर जो भी चेंजेस आते हैं दीज आर ड्यू टू टेस्टीज। बात करते हैं वास्ट डिफरेंस की। वास्ट डिफरेंस क्या होता है? कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल सी चीज़ है वास्ट डिफरेंस। आप डायग्राम देखो, यहाँ पर टेस्टीज से एक पाइप आपको दिख रहा होगा। ये जो पाइप है जो किससे कनेक्टेड है? ये जो यूरिथ्रा है यहाँ तक कनेक्टेड है, तो इस पाइप को ही हम लोग बोलते हैं वास्ट डिफरेंस। तो जो वास्ट डिफरेंस है वो क्या है? इट passes sperm from testes up to urethra, और इट provides connection from testes to urethra। बहुत सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्या चीज़ आ जाती है हमारी? नेक्स्ट है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या होता है? यूरेथ्रा एक कॉमन पैसेज होता है। ये जो यूरेथ्रा है ये कॉमन पैसेज है। हमारी यूरेथ्रा जो है इट इज़ इनसाइड पेनिस। जो पेनिस होता है इससे कवर्ड होता है ये, और यूरेथ्रा जो होता है इसके अंदर से ही यूरिन भी पास होती है, मतलब टॉयलेट भी हम लोग कर पाते हैं इसकी हेल्प से। और जब भी हम लोग when we are doing sexual act, तो जो हमारी स्पर्म्स हैं वो भी इसी के थ्रू रिलीज होते हैं। तो कॉमन पाइप है, ये कॉमन वे है जहाँ से हम टॉयलेट भी करते हैं और स्पर्म्स भी रिलीज करते हैं। नेक्स्ट है एसोसिएट ग्लैंड्स। देखो एसोसिएट ग्लैंड्स क्या होते हैं? एसोसिएट ग्लैंड्स के अंदर आपको जो ये दिख रहा है सीमिनल वेसल्स और यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सब क्या करते हैं? ये सब जब देख रहे होते हैं ये लोग, ये चीज़ देख रहे होते हैं कि जो हमारा स्पर्म है वो जा तो रहा है लेकिन उसको थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है जाने में, अच्छे से ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहा, ट्रैवल नहीं कर पा रहा। तो ये थोड़ी सी नरिशमेंट प्रोवाइड कराते हैं। जब ये स्पर्म्स के अंदर कुछ नरिशमेंट प्रोवाइड कराते हैं, थोड़ा उसे लिक्विड जैसा बना देते हैं, तो यहाँ पर स्पर्म फिर हमारा अच्छे से ट्रैवल कर पाता है। लेकिन वो जो नरिशमेंट ये प्रोवाइड कराते हैं, अपनी चीज़ें जो ये मिला देते हैं स्पर्म के अंदर, उसके बाद स्पर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? सीमेन बोलते हैं।
वाइट वाइट कलर का हो जाता है हमारा स्पर्म, सो इट बिकम्स सीमेन, जब नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है सीमिनल वेसल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। तो आई होप आपको क्लियर होगा, प्रोस्टेट ग्लैंड और सीमिनल वेसल क्या कर रहे हैं, लिक्विड जैसी चीज़ मिला देते हैं स्पर्म के अंदर, और तब हमारा जो स्पर्म है वो उस लिक्विड जैसी चीज़ से मिलने के बाद कहलाता है सीमेन। तो यहाँ पर हमने पूरा मेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स थे वो अच्छे से समझ लिया। अब हम समझते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में। ओवरी सबसे इंपॉर्टेंट होती है रिप्रोडक्शन के लिए, तो यहीं पर हम लोग जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले ओवरी के बारे में जानते हैं। तो ओवरी देखो यहाँ पर प्रेजेंट है, हर एक फीमेल के पास पेयर ऑफ ओवरीज होती है, मतलब 2 ओवरीज प्रेजेंट होती हैं। ये इनसाइड द फीमेल बॉडी होती हैं, जैसे मेंस के अंदर हमने देखा था आदमियों के अंदर बाहर थी हैं टेस्टीज, ऐसे ओवरी जो होती हैं ये बाहर नहीं होती, ये अंदर ही होती है, फीमेल बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट होती हैं। अच्छा, ओवरी जो होती हैं इनके अंदर क्या होता है, जो ओवरी होती हैं इनके अंदर होता है फीमेल जर्म सेल, मतलब जो रिप्रोडक्शन के लिए सेल यूज होता है वो प्रेजेंट होता है, और वो ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है, दैट इज ओवा जिसे हम लोग बोलते हैं। उसे हम लोग कभी कभी एग भी बोल देते हैं, तो याद रखना एग्स भी बोल देते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना अगर एग्स बोल रहा हूँ मैं या फिर ओवा बोल रहा हूँ, दोनों सेम ही चीज़ है। तो ओवा या फिर एग्स यहाँ पर प्रेजेंट होता है। अब क्या होता है यहाँ पर, जब एक बच्चा पैदा होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ अ गर्ल, एक बेबी गर्ल बॉर्न होती है, थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग्स प्रेजेंट होते हैं ओवरी के अंदर। जब वो प्यूबर्टी की स्टेज में आती है, मतलब जब उसकी बॉडी रेडी हो जाती है फॉर रिप्रोडक्शन, ये जो एग्स हैं एक एक करके मैच्योर होते रहते हैं, और हर एक महीने एक एग प्रोड्यूस होता है बाय द ओवरीज। तो मतलब जब कोई भी फीमेल हिट कर लेती है प्यूबर्टी को, तो ये एग्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। अब हमने ओवरी के बारे में जाना। ओवरी के बाद क्या आता है, ओवरी के बाद आता है ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब। अब ये जो ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब है ये क्या करता है, ये कनेक्ट करता है ओवरी को टू यूट्रस, यूट्रस से कनेक्ट करता है ये। बस देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, जो यूट्रस यहाँ पर प्रेजेंट है हमारा, इस तक कनेक्ट कर रहा है ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब। ये ट्यूब्स जो हैं ये ओवरी को कनेक्ट कर रही है, सिंपल है। नेक्स्ट हमारा क्या है, सर्विक्स। सर्विक्स के बाद क्या है, वजाइना। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब के बारे में भी क्लियर होगा। यहाँ से जो एग्स हैं ये ट्रांसफर होते हैं, कैसे होते हैं अभी हम जानने वाले हैं। यूट्रस भी आपको पता चला, ये देखो एक बैग की तरह दिख रहा है, यूट्रस दिख रहा है ना आपको, एक बैग जैसा दिख रहा है, बड़ी सी जगह है यहाँ पर बीच में, तो यूट्रस क्या है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर आप बोल सकते हो। फर्टिलाइजेशन ऑफ एग। अब ये जो एग है ये फीमेल्स के अंदर प्रोड्यूस तो हो रहा है, लेकिन हमने बोला था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं हम ह्यूमन बींग्स, तो इस एग को क्या होना ज़रूरी है, फर्टिलाइज भी करना ज़रूरी है। मतलब कि इससे जब तक मेल वाला जो रिप्रोडक्टिव सेल है वो नहीं मिलेगा तब तक कोई भी फ़ायदा नहीं है इस एग का। तो देखो यहाँ पर जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल है स्पर्म, वो एंटर करता है कहाँ से, वजाइना से, सर्विक्स से। कब एंटर करता है, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, जब कोई सेक्स कर रहा होता है तभी एंटर करता है यहाँ से, वजाइना से, सर्विक्स से, यूट्रस से, और फिर कहाँ से, ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब से, और फिर सीधे जाता है ओवरी के अंदर। और जब ये ओवरी के अंदर एंटर करता है तब ये क्या कर देता है, जो हमारा ओवा होता है या फिर ओवम होता है, जो एग होता है ये प्रेजेंट होता है ओवरी के अंदर, इसको ये फर्टिलाइज कर देता है, फर्टिलाइज कर देता है, और फिर हमारा बेबी प्रोड्यूस हो जाता है। जब एग फर्टिलाइज हो जाता है तब क्या होता है ये हम जानते हैं। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा कि स्पर्म्स कहाँ से एंटर करते हैं, वजाइना से, सर्विक्स से, यूट्रस से, और ओविडक्ट यानी कि फैलोपियन ट्यूब से पहुंचकर ओवरी में पहुंचते हैं, और ओवरी में ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, एग जैसा प्रेजेंट होता है फीमेल्स के पास। इसको ये क्या कर देते हैं, स्पर्म्स इसके अंदर जाकर इसको फर्टिलाइज कर देते हैं, तो हमारा बेबी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है जब एग फर्टिलाइज होता है। तो अच्छा, अब ये जो एग फर्टिलाइज हो गया है इसे हम लोग बोलते हैं जायोगोट। जायोट जो है ये कहाँ पर मूव कर जाता है, ये मूव करता है यूट्रस में, क्योंकि देखो ओवरी में काफ़ी कम जगह है तो यहाँ पर बेबी अच्छे से प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। तो ये जो जायोट है या फिर जो फर्टिलाइज्ड एग है, इसको ये कहाँ पर पहुँच जाता है, इट गोज इनटू यूट्रस, और यूट्रस के अंदर ये फर्दर फिर डेवलप होता है। ये देखो जैसे हमने दिखाया है कि धीरे धीरे करके ये डेवलप हो रहा है। ये बात तो ठीक है, लेकिन इसको बढ़ने के लिए, ग्रो होने के लिए भी तो खाने पीने की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती होगी, बिल्कुल। तो ये जो जायोट होता है धीरे धीरे करके बड़ा होता रहता है, बड़ा होता रहता है, और ये बन जाता है एम्ब्रियो। अब ये जो एम्ब्रियो है इसे खाने की ज़रूरत पड़ती है,
तो एम्ब्रियो को खाना कहाँ से मिलेगा? अपनी मदर से। जिसके भी पेट में ये ग्रो कर रहा होगा बेबी, उसको अपनी मदर से ही फूड मिलेगा। ऐसा आपने बहुत बार सुना भी होगा। जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनके लिए डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वही डाइट उनके बच्चों को भी मिल रही होती है। तो खाने पीने की जो भी चीज़ें अपनी मम्मी से लेगा। लेकिन सर कैसे लेगा? ये देखो, यहाँ पर आपको एक पाइप जैसी दिख रही है, इस बच्चे के पेट से कनेक्टेड है, यहीं से पूरा फूड आता है और इस पाइप को हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटा। ये जो प्लेसेंटा होती है, यहीं से सारा हमारा जो भी आप देखोगे ग्लूकोज, ऑक्सीजन, वेस्ट मटेरियल, सारा यहीं से ट्रांसपोर्ट करता है बच्चा अपनी मदर तक, और उनसे लेता भी सारा खाने पीने का सामान यहीं से है। टाइम पीरियड क्या होता है, कब तक एक बेबी अच्छे से ग्रो हो पाता है और फिर बाहर की दुनिया में आ पाता है, दैट इज़ अबाउट 9 मंथ्स। ये जो बच्चा है देखो धीरे धीरे करके कैसे ग्रो हो रहा है। फाइनली 9 मंथ्स बाद जब ये बेबी बहुत बड़ा हो जाता है, तब ये कहाँ से निकलता है? यहाँ पर प्रेजेंट होता है ये बेबी, तो ये सर्विक्स और वजाइना से बाहर निकल जाता है। तो आई होप अब आपको ये क्लियर होगा। अच्छा, क्या हो अगर एग फर्टिलाइज ना हो? What happens when the egg is not fertilized? मान लो आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करा, सेक्स नहीं करा जब ये आपके ड्यूरिंग प्यूबर्टी, तो इस एग का क्या होगा? तो ये एग जो ओवरी के अंदर बन रहा था, इसका क्या होगा जब इसके अंदर स्पर्म नहीं जा पाएंगे? तो ये जो एग है इसका क्या होता है, ये हम अभी डिटेल में समझने वाले हैं। देखो, फीमेल का जो बॉडी पार्ट है उसे नहीं पता कि आप सेक्स करके बेबी प्रोड्यूस करने वाले हो या नहीं करने वाले, लेकिन उसको प्रिपेयर रहना पड़ता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो यहाँ पर जो हमारा यूट्रस होता है, ये हर महीने क्या कर लेता है, अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है कि मुझे फर्टिलाइज्ड एग मिलने वाला है और रिप्रोडक्शन होने वाला है। तो जो यूट्रस की लाइनिंग है वो काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाती हैं, स्पंजी हो जाती हैं, जिससे कि एम्ब्रियो आराम से इसके अंदर आ सके और रह सके। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो ये जो लाइनिंग्स है इनकी ज़रूरत नहीं होती, तो ये लाइनिंग टूटना शुरू हो जाती हैं। ऐसे लाइनिंग नसें टाइप आप समझ लीजिए लाइनिंग्स बन जाती हैं। जब ये लाइनिंग ब्रेक करती हैं तो यहाँ पर ब्लड निकलना शुरू हो जाता है वजाइना से। ब्लड और म्यूकस निकलना शुरू हो जाता है और लगभग ये सारा प्रोसेस रिपीट होता है आफ्टर एवरी 28 डेज़, और इसे ही हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। अच्छा सर, क्या ये रियलिटी में ब्लड निकलता है गर्ल्स के? बॉयज़ को लग रहा होगा बिल्कुल ऐसा होता है। आपकी मदर, आपकी सिस्टर, सब ने ये प्रॉब्लम फेस करी होती है। तो आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि फ़ीमेल होना इतना भी आसान नहीं है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये प्रोसेस। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करते हैं अब हम लोग। रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत ज़रूरी है, मतलब कि टोटली आप वेल रहो, अच्छे खासे रहो, तभी आप रिप्रोडक्शन कर सकते हो। एक तो आपका फिज़िकली, इमोशनली, सोशली और बिहेवियरली बहुत ज़रूरी है एक मैच्योरिटी होना। तो अब आप देखो, आफ्टर 14 या 15 ईयर्स आप प्यूबर्टी हिट कर लेते हो, यू कैन रिप्रोड्यूस, आपको पता है, अब सारी चीज़ें आपके पास हैं, बट आप रिप्रोड्यूस क्यों नहीं करते हो? गवर्नमेंट ने एक रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि आफ्टर 18 ईयर्स ही आप शादी कर सकते हो, बेबी पैदा कर सकते हो। तो ऐसे रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाए हैं गवर्नमेंट ने? क्योंकि बच्चा जब तक, मतलब बॉडी से तो वो रेडी है, बॉडी वाइज तो ही इज़ रेडी टू रिप्रोड्यूस अ बेबी, लेकिन अभी कुछ कमा दमा नहीं रहा बच्चा, और इमोशनली भी, मेंटली भी बच्चा इतना स्ट्रांग नहीं है, अभी तो पढ़ने लिखने का टाइम है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने इसलिए ये एज सेट करी है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ आपको समझ में आया कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ डिपेंड करती है आपकी फिजिकल, इमोशनल, सोशल और बिहेवियरल चीज़ों पे। कुछ ऐसी डिसीज़ भी होती हैं जो कि सेक्स करने की वजह से हो जाती है, इनको हम लोग बोलते हैं सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़, वो वाली डिसीज़ जो सेक्स करने से हो गई। बहुत सारी ऐसी डिसीज़ होती है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिट हो सकती हैं, जैसे कि बैक्टीरिया के अंदर गोनोरिया और सिफिलिस। वायरल जो होते हैं हमारे वाट्स एंड HIV, एड्स, ये वाले जो वायरल्स हो गए, मतलब एक तरीके से वायरस बोल सकते हो, ये स्प्रेड होते हैं। तो ये 2 टाइप की डिसीज़ हमें बताई गई हैं। तो आप इन डिसीज़ को कैसे प्रिवेंट कर सकते हो? आप कॉन्डम का यूज़ करके प्रिवेंट कर सकते हो इन इन्फेक्शंस को। तो कैसे प्रिवेंट कर सकते हो? यू कैन अप्लाई कॉन्डम ऑन योर पीनस। ये देखो, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये जो पीनस है इट एंटर्स इनटू द वजाइना। तो यहाँ पर आप इसको एक कवरिंग से कवर कर सकते हो, दैट इज़ अ कॉन्डम। तो यहाँ पर आई होप आपको क्लियर होगा। तो कॉन्ट्रासेप्टिव वो होते हैं जिससे कि हम लोग अवॉइड कर सकते हैं प्रेगनेंसी। मान लो आपको प्रेग्नेंट नहीं होना, किसी कोई वुमेन है जिसको बेबी प्रोड्यूस नहीं करना, तो वो कैसे इस चीज़ को रोक सकती है? जब मान लो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्स करना है बट बेबी नहीं करना, तो कैसे इस चीज़ को आप अवॉइड कर सकते हो? बाय यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव। तो कॉन्ट्रासेप्टिव से हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं फर्टिलाइजेशन ऑफ
ओवा। क्या क्या मेथड्स हैं कॉन्ट्रासेप्शन के, हमें जो बुक में बताए हैं हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले फिजिकल बैरियर हम लोग कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं एग्स को और स्पर्म्स को मिलने से। कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कॉन्डम या फिर सर्विकल कैप्स या फिर डायफ्राम्स। देखो यहाँ पर इस तरीके से कैप लगा दिया जाए यूट्रस पे, तो ये देखो ये रहा हमारा वजाइना और ये सर्विक्स, यहाँ पर एक कैप जैसी चीज़ लगा दी जाए तो यहाँ से एंटर ही नहीं कर पाएंगे स्पर्म, ठीक है, यहाँ से सीमेन एंटर ही नहीं कर पाएगा, स्पर्म्स एंटर ही नहीं कर पाएंगे। सीमेन पता है ना क्या था, जब स्पर्म के अंदर कुछ नरिशमेंट प्रोवाइड कर देता है, क्या प्रोवाइड कर देता है, हमारे एसोसिएट ग्लैंड, सीमिनल वेसल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड, तो वो क्या बन जाता है, सीमेन, लिक्विड जैसा बना देते हैं उसको स्पर्म को, तो ये यहाँ से एंटर ही नहीं कर पाएगा स्पर्म, तो क्या होगा, रिप्रोडक्शन हो ही नहीं पाएगा। तो एक तो ये तरीका है फिजिकल बैरियर, ये हो गया। अच्छा दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है केमिकल मेथड। आप ऐसी दवाइयाँ खा लो जिससे कि आपके हार्मोन्स अच्छे से काम ना करें और आपकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसा हो जाए कि वो जो एग है वो अच्छे से ना बन पाए, तो एक ये तरीका है, ठीक है। इसके काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। फिर आता है नेक्स्ट मेथड जिसे हम लोग बोलते हैं IUCD या फिर कॉपर टी। देखो इस तरीके से एक टी टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग कहाँ पर फिक्स कर देते हैं, इन द यूट्रस। देखो यूट्रस के अंदर इसे फिक्स कर दिया है, तो अब यहाँ से बिल्कुल भी एंटर नहीं कर सकता हमारा जो स्पर्म है। तो ये जो कॉपर टी है इसको भी हम लोग प्लेस कर सकते हैं और प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं, प्रेग्नेंट होने से किसी भी वुमेन को रोक सकते हैं। कुछ सर्जिकल मेथड्स भी होते हैं, सर्जिकल मतलब कि ऑपरेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। अच्छा ध्यान देना, जब हमने ये पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा था मेल वाला, तो हमने देखा था टेस्टिस के अंदर क्या प्रोड्यूस होते हैं, स्पर्म्स प्रोड्यूस होता है। ये कहाँ से जाते हैं, इस पाइप से जाते हैं। स्पर्म सबसे मेन होते हैं फॉर द रिप्रोडक्शन, और ये कौन से पाइप से जा रहे होते हैं, वास डिफरेंस वाले पाइप से। ये जो पाइप जैसा दिख रहा है आपको, ट्यूब दिख रही है, यहाँ से जाते हैं। अगर हम इस ट्यूब को ही कट कर दें तो कैसा रहेगा, बिल्कुल इस ट्यूब को कट कर देंगे तो प्रिवेंट कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखो ये जो वास डिफरेंस है, यहाँ पर हम लोग कट कर देते हैं और यहीं से हमारा क्या हो जाता है, एक तरीके से हमने सर्जिकल मेथड से प्रिवेंट कर दिया फर्दर रिप्रोड्यूस करने से या स्पर्म्स के निकलने से। तो ये जो हमने प्रोसेस करा है, इस वाले पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वेसेक्टमी। इन मेल्स द वास्ट डिफरेंस इज ब्लॉक टू प्रिवेंट स्पर्म ट्रांसफर, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग वेसेक्टमी। फीमेल्स के अंदर क्या होता है, जो फेलोपियन ट्यूब होती है, यहाँ पर देखो फीमेल्स के अंदर स्पर्म कहाँ से एंटर करता है, हमने देखा था अभी कि ये जो फेलोपियन ट्यूब होती है इससे ओवरी में जाता है। तो अगर हम इस फेलोपियन ट्यूब को ही कट कर दें, बड़े ही ध्यान से इसे कट कर दें, तो फिर स्पर्म जा नहीं पाएगा और बेबी प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। तो ऐसा कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने कट कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है फेलोपियन ट्यूब्स को। लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ऐसा क्यों करा जाता है। देखो कुछ लोगों को, कुछ पेरेंट्स को मान लो ज़्यादा बेबीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है और अब तो गवर्नमेंट ने भी बैन लगा दिया है ज़्यादा बच्चे करने पर, तो इस चीज़ को रोकने के लिए ही ये सारे मेथड्स करे जाते हैं। नेक्स्ट है फीमेल फोर्टिसाइड्स। फीमेल फोर्टिसाइड्स के अंदर क्या होता है, ये इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होता है। इसके अंदर जनरली जो फीमेल चाइल्ड है उसे मदर की वूम्ब के अंदर ही, माँ के पेट में ही मार दिया जाता है, और इसे ही हम लोग फीमेल फोर्टिसाइड्स बोलते हैं। लेकिन ये कैसे पता चलता है कि माँ के पेट में लड़की है या लड़का है, तो यहाँ पर आप डॉक्टर को देख रहे हो, एक मशीन यूज़ कर रहे हैं, इसे बोलते हैं अल्ट्रासाउंड। इसकी हेल्प से डॉक्टर पता लगा सकते हैं जब बच्चा बहुत छोटा होता है कि वो लड़का है या फिर लड़की है। अब जो डॉक्टर है वो बता देते हैं पेरेंट्स को कि देखो आपके तो लड़की है, तो ये क्या करती हैं मदर, या तो कुछ मेडिसिन खा लेती हैं या फिर एक ऐसी चीज़ कर लेती हैं जिससे कि ये बच्चा पेट के अंदर ही मर जाए, कुछ ना कुछ ऐसा कर लेती हैं, डॉक्टर से हेल्प ले लेती हैं, डॉक्टर ही इस बच्चे को पेट के अंदर मार देते हैं। तो ये चीज़ इंडिया के अंदर हो रही थी, जो कि बहुत गलत है। जब गवर्नमेंट को इस चीज़ के बारे में पता चला तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने डॉक्टर्स को मना करा कि अगर कोई भी डॉक्टर किसी को भी बताता है कि अल्ट्रासाउंड के दौरान कि आपके पेट में बॉय है या फिर गर्ल है, तो उस डॉक्टर को सीधे के सीधे जेल में डालेंगे। तो इस मशीन के थ्रू डॉक्टर ऐसे देखकर इमेज बता देते हैं। जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, इस टाइप से इमेज इन्हें दिख जाती है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने इस चीज़ को मना करा है। देखो इस चीज़ को एक तो हम लोग बोल सकते हैं कि गलत चीज़ वैसे ही है, एक गर्ल चाइल्ड को पेट में मार देना, और दूसरी चीज़ ये है कि जो सेक्स रेशो है ये बैलेंस नहीं हो पाएगा अगर ये चीज़ होती रही तो यहाँ पर क्या होगा कि बहुत ज़्यादा लड़के हो जाएंगे और लड़कियाँ बहुत कम हो जाएंगी, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमें आगे फ्यूचर में फेस करने को मिलेगी। तो गवर्नमेंट को ये चीज़ लगी कि ये भी बहुत गलत चीज़ हो जाएगी।
प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब बच्चे के पैदा होने से पहले ही उसका सेक्स डिटर्मिनेशन करना एक लीगल ऑफेंस है हमारी कंट्री के अंदर, जिसके लिए आपको जेल भी हो सकती है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऐसा इसलिए कर रही है जिससे कि एक बैलेंस सेक्स रेशो रहे। बट हमने देखा पूरे चैप्टर के अंदर डिटेल में कि कैसे ये सारी चीज़ें होती हैं, और नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हमें और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, सब्सक्राइब के साथ में एक ज्वाइन का बटन है उस पर क्लिक करके मेंबर बनना। एक तो आपको नोट्स मिलने वाले हैं, ये जो मैंने सारे नोट्स बनाए हैं डिटेल में एक एक चीज़ मेंशन करी है, तो ये आपके बहुत काम आने वाली है। दूसरी चीज़ आपको सैम्पल पेपर मिलने वाला है। सैम्पल पेपर मतलब कि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड्स में आपसे पूछे जाते हैं। क्या करना है इन दोनों चीज़ों को पाने के लिए? सब्सक्राइब करके ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके मेंबर बनना है, और कमेंट ज़रूर करना कि आपको क्या लगता है कि जो फीमेल फोर्टिसाइड्स है ये सही है या फिर गलत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। मन्नू से ज्ञान लेते रहो।